एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं करुणा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड उसका सर्कुलेशन कैसे होता है। तो बॉडी फ्लूइड में हम जानेंगे ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है और उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा किसको बोलते हैं? इसका जो फ्लूइड वाला पोर्शन है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और जो सेल्स हैं वो किसके अंदर आती हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर। सेल्स कौन कौन सी है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो फ्लूइड पोर्शन है वो बनाता है 55%। ये फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये बनाता है इसका 45%। अब प्लाज्मा जो है इसके भी कंपोनेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? वाटर एंड प्रोटीन्स। वाटर वाला पोर्शन ज्यादा होता है 90 से 92%। प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%। जो मेजर प्रोटीन्स है वो कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुलिन्स। आइए इनका फंक्शन क्या है जानते हैं। फाइब्रिनोजन है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। जो थक्का बनता है ब्लड का उसमें हेल्प करता है। ये इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। ग्लोबुलिन्स क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। और जो एल्बुमिन्स हैं वो करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं बॉडी में जो फ्लूइड है उसका। प्लाज्मा में और भी काफी सारे आयंस होते हैं, ग्लूकोज भी होता है, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा जो है उसके अंदर से माइनस कर दें हम क्लोटिंग फैक्टर को, तो बचा हुआ पोर्शन है उसको बोलेंगे सीरम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि सीरम क्या होता है। जो प्लाज्मा है उसके अंदर से क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दें तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो क्या है? सीरम। ओके, नेक्स्ट है, एक एक करके बात करेंगे सेल्स के बारे में। जो फॉर्म्ड एलिमेंट था ब्लड का, सेल्स थे उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल को। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारी ब्लड में। इनका नंबर जो है 5 मिलियन to 5.5 मिलियन होता है, ठीक है। ये कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है, ठीक है। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव शेप होती है। ये रेड कलर की होती है, क्यों? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से जो आरबीसी है उसका कलर कैसा है? रेड है। कलर इम्पार्ट करता है किसको? आरबीसी को। हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? कितना हेल्दी जो पर्सन है उसमें? 12 to 16 ग्राम, ठीक है। ये क्या करता है? ये मॉलिक्यूल हमने अभी रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर पढ़ा पीछे, रेस्पिरेशन वाला, उसमें क्या बताया था? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हेल्प करता है। जो लाइफ स्पन है आरबीसी का वो 120 दिन होता है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है कहाँ? स्प्लीन में, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान आरबीसी का, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो आरबीसी है उसका नंबर 5 मिलियन to 5.5 मिलियन होना चाहिए। ये कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है। न्यूक्लियस नहीं होता, शेप बाइकनकेव होती है। रेड कलर इनका किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। लाइफ स्पन कितना है? 120 दिन है। कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती है? स्प्लीन में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। इनको व्हाइट क्यों बोला? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन नहीं होता तो इनका कलर कैसा है? व्हाइट, इसलिए इनको बोला है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है। अभी हमने पीछे देखा रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो हैं इनमें न्यूक्लियस होता है। इनका नंबर कम होता है उसके कंपैरिजन, 6000 से 8000 तक। ल्यूकोसाइट्स जो है वो शॉर्ट लाइव्ड होती है, ठीक है। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स नाम से ही पता है, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, और जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स ना हो उनको ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। और ये है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं आगे।
न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, जो डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, और बेसोफिल सबसे कम होती है। और जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है वो फैगोसाइटिक होती है, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है उनको इंगल्फ कर लेती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देती है। बेसोफिल सिक्रिएट करती है हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, जो क्या है इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस है हमारी बॉडी में इनमें हेल्प करती है, ठीक है। और इयोसिनोफिल का क्या फंक्शन है, ये इन्फेक्शन से हमें बचाती है और एलर्जिक रिएक्शंस में भी हेल्प करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट टू टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनमें हम देखते हैं बी और टी सेल्स कैसे हेल्प करती है। ओके, जो है प्लेटलेट्स उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स किसका दूसरा नाम था, आरबीसीज का, और थ्रोम्बोसाइट्स किसका दूसरा नाम है, प्लेटलेट्स का, ठीक है। ये कहाँ बनती है, मेगा कैरियोसाइट्स में। अब मेगा कैरियोसाइट्स क्या है, स्पेशल सेल है किसमें, बोन मैरो के अंदर, वहाँ ये बनती है, ठीक है, वहां से बनती है। इनका नंबर है 1.5 लाख से 3 लाख तक, 3 या 3.5 लाख तक, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन है उनके अंदर अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए, इनका नंबर कम हो जाए तो डिजीज डेवलप होती है, ठीक है। ये काफी सारे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड जो क्लोट है उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, तो हम देखेंगे प्लेटलेट्स काफी सारे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, जैसे आरबीसी का ये शेप होता है, डब्ल्यू प्लेटलेट्स इस टाइप की होती है। इयोसिनोफिल में देखो न्यूक्लियस होते हैं ना लिम्फोसाइट्स में, ये दिखा रखे हैं अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं। और ये ग्रेन्यूल्स देखो, इनको इसीलिए बोला था ग्रेन्यूलोसाइट्स, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते इसलिए इनको बोला था ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स नहीं होते तो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप में हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड करती है एबी एंटीजन और एबी एंटीबॉडीज के ऊपर। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे एंटीजेंस दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम ब्लड ग्रुप ए को लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर क्या होते हैं, ए एंटीजन होता है। जो ब्लड ग्रुप होगा, मानो ब्लड ग्रुप ए की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। बी एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा में, किसके अगेंस्ट, ये जो एंटीजन है इसके अगेंस्ट, ओके। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं हम। इसमें क्या होगा, एंटीजन कौन सा होगा, बी, आरबीसी के ऊपर। एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी प्लाज्मा में, ठीक है। अब हम ए बी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप ये टाइप है ए बी, उसमें कौन सा होगा एंटीजन, अभी मैंने बताया जो ब्लड ग्रुप होगा ना वही एंटीजन होगा। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका एंटीजन क्या होगा, ए और बी दो टाइप के आरबीसी के ऊपर, एक ये टाइप का और एक ये, ठीक है। एंटीबॉडी इस केस में कोई नहीं होती, ना एंटी ए एंटीबॉडी होती है ना एंटी बी एंटीबॉडी होती है। इसलिए ले सकता है ब्लड, क्योंकि एंटीबॉडीज तो है नहीं इनके अगेंस्ट जो कि इनको डिस्ट्रॉय करे, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो सबसे ब्लड ले सके। अब बात करते हैं हम ओ ब्लड ग्रुप की। इसमें क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं होता, ना ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है आरबीसी के ऊपर। कौन से ब्लड ग्रुप में, ओ में। लेकिन एंटीबॉडीज होती है दोनों टाइप्स की, एंटी ए एंटीबॉडी भी होती है और एंटी बी भी होती है। तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता किसी से भी, क्योंकि एंटीबॉडीज है दोनों टाइप की, ना ए को ले सकता ना बी को ना ए बी को, लेकिन दे सकता है सभी को। लेकिन इसलिए ये बोलते हैं ये टाइप जो ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है, डोनेट करता है ये सबको। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो ब्लड ग्रुप टाइप ए है उसमें एंटीजन कौन से होते हैं आरबीसी के ऊपर, एंटीजन ए। प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटी बी एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट, ओके। अब बी की बात करें तो एंटीजन बी एंटीबॉडी होती है एंटी ए एंटीबॉडी, इसमें दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होती। इसमें एंटीजन नहीं होते और एंटीबॉडी दोनों होती है। तो इसका क्या है,
ये क्या हुआ, सबसे ले सकता है, और ये क्या हुआ, सबको दे सकता है। अब ये चार्ट है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, देखो जो ब्लड ग्रुप ए है, अभी हमने देखा एंटीजन कौन सा होगा उसके लिए, आरबीसी पे ए, एंटीबॉडी एंटी बी। और ये डोनर ग्रुप, इसको कौन कौन डोनेट कर सकता है, इसको ए वाला दे सकता है, ठीक है, और ओ वाला, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर था, ठीक है। और ये है, ये बी वाला, इसमें एंटीजन बी, एंटीबॉडी एंटी ए। तो ये किससे ले सकता है, इसको कौन कौन दे सकता है, बी दे सकता है और ओ दे सकता है, ओ तो सभी को दे सकता है। ए बी है, ये क्या करता है, इसके लिए एंटीजन ए बी होता है और एंटीबॉडीज नहीं होती, ये सभी से ले सकता है, क्यों, तो ये सभी से ले सकता है। अब ओ वाला है, इसमें एंटीजन नहीं होते लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ठीक है। तो वहां भी मैंने अच्छे से बता दिया और ये चार्ट भी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये वही चीजें यही यहाँ से दोबारा से बताई गई है चार्ट के फॉर्म में। वहां मैंने आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस हैं वो भी आपको दिखा दिए कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड की मैचिंग करनी जरूरी है, हम किसी का भी ब्लड किसी को नहीं दे सकते, अच्छे से मैच करना जरूरी है, इसे पता लगता है कि किसको हम कौन सा ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। ये वही बात बताई हुई है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट मतलब जो ले सकता है। अब है आर एच ग्रुपिंग, जैसे एंटीजन होते हैं ना, ऐसे ही हमारी मतलब बॉडी में आर एच एंटीजन होता है। ये आर एच क्यों बोला, क्योंकि ये रहीसस मंकी में था, उसी से इसका नाम पड़ा है आर एच, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल में होता है आर एच एंटीजन तो उसको हम बोलते हैं आर एस एंटीबॉडीज, और अगर नहीं होता, ये एंटीजन एब्सेंट होता है, तो हम बोलते हैं आर एच ये नेगेटिव है, अगर होता है तो पॉजिटिव है। अब क्या होता है, अगर आर एच नेगेटिव पर्सन है, उसको एक्सपोज किया जाए आर एच पॉजिटिव ब्लड से, तो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। पहले एंटीबॉडीज नहीं होती, चाहे आर एच पॉजिटिव हो एंटीजन, आर एच नेगेटिव हो, लेकिन दोनों का ब्लड एक्सपोज किया जाए, आपस में मिल जाए, तो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करते हैं, कौन सा, आर एच नेगेटिव वाला। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी जिसको बोलते हैं, उस पे देखते हैं। देखो ये है फिटस है, ये है आर एच पॉजिटिव और मदर है आर एच नेगेटिव। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या है, इनका ब्लड अलग अलग है, किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से, इनके ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही। ब्लड की मिक्सिंग कब होगी, एक्सपोज दोनों का ब्लड कब होगा, जब डिलीवरी होगी। डिलीवरी होगी तो क्या होगा, जो आर एच पॉजिटिव ब्लड है ये मदर में चला जाएगा, और जो इसकी प्लाज्मा में है, जो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगी इनके अगेंस्ट। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो एंटीबॉडीज जो मदर के ब्लड में बनी है वो कहाँ जाएगी, फिटस के अंदर, और इसके जो आरबीसीस है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसे इसमें अनीमिया, जोंडिस और कई बार डेथ भी हो जाती है फिटस की, तो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के तुरंत बाद हमें ये एंटीबॉडीज डाल देनी चाहिए, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। अब आ गया है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ब्लड का थक्का बनना, कई बार क्या होता है, हमें हमारी उंगली पे मान लो लग गया, कुछ चोट लग गई, तो ब्लड निकल जाता है, कुछ टाइम के बाद वो ब्लड अपने आप रुक जाता है, वो किसकी हेल्प से, ब्लड कोएगुलेशन की हेल्प से। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसमें क्या है, देखो जो हमारी प्लेटलेट्स हैं उसमें से रिलीज होता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होता है कैल्शियम की हेल्प से। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन सब्सटेंस है, प्रोटीन है, उसको थ्रोम्बिन में बदलेगा विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये वाला हेल्प करेगा और कैल्शियम भी हेल्प करेगा। ये फिर क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उसको क्या करेगा, फाइब्रिन में बदल देगा, और ये क्या बना लेंगे, पॉलीमर बना लेंगे, और वो बनेगा क्लोट। क्लोट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, फिर रेड ब्लड सेल्स भी आके मिल जाएंगी, डब्ल्यूबीसीज भी, और प्लेटलेट्स भी। प्लेटलेट्स तो आती है, जैसे ही चोट लगती है वहाँ पे प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स ये रिलीज करती है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको किस में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में, कौन, कैल्शियम। फिर ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में,
फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में ये पॉलीमर बना लेगा, यहाँ फिर क्लोट बनेगा, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। अब है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, जैसे ही ब्लड कैपिलरीज से बाहर जाएगा तो इसका जो वाटर है और कुछ सब्सटेंस है वो बाहर जाएंगे यहाँ टिश्यू स्पेस में, उस टाइम हम इसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। यहाँ टिश्यूज में जाएगा, ये टिश्यू दिखा रखा है, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो ये सेल्स है किसकी, टिश्यू की। यहाँ के बाद फिर यहाँ चला जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम में, उस टाइम इसको हम बोलेंगे लिम्फ। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है, लिम्फ जो होता है ना वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, लिम्फ में और भी काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ में। अब है सर्कुलेटरी पाथवेज। टू टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन क्या होता है, कोई मतलब सर्कुलेटरी पाथवे नहीं है, इस पे देखो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस, ऐसे स्पेस है या फिर कोई कैविटी है, वहां के ब्लड यहाँ आके रह जाता है। लेकिन क्लोज्ड में क्या होता है, देखो ऐसे नेटवर्क होता है, यहाँ से आया, यहाँ ये कैपिलरीज है, आर्टरीज वगैरह, फिर यहाँ पे गया, एक क्लोज्ड पाथवे बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो ओपन है ये किस में होता है, आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में। लेकिन जो क्लोज्ड है ये होता है एनालिड्स में और कोर्डेट्स में, एनालिड्स में और कोर्डेट्स में। ठीक है, अब है हार्ट के बारे में। हार्ट 2 चैम्बर किस में होता है, 3 चैम्बर किस में होता है, ये काफी पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। तो जो फिशेस होती हैं उसमें हार्ट 2 चैम्बर होता है, एक वेंट्रिकल और एक आर्टरियम, और सर्कुलेशन सिंगल होता है। ठीक है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है। तो 2 चैम्बर किस में होते हैं, फिशेस में होते हैं। अब है 3 चैम्बर। 3 चैम्बर में क्या होता है, आर्टरिया जो है वो तो दो होंगे, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो एक होगा। ठीक है, ये किसमें होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये भी पूछा जाता है काफी कि कौन सा रेप्टाइल्स है जिसमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, तो कौन सा है, क्रोकोडाइल। ठीक है, तो इसमें जो है, यहाँ तो ब्लड आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग रहता है, लेकिन वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है दोनों, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जो मैमल्स होते हैं उनमें कंप्लीट होता है, तो उनमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल। तो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा हार्ट का डायग्राम कैसे होता है, कितने चैम्बर होते हैं, कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो चलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं, हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये है हार्ट का डायग्राम। ये जो है ये कौन सा है, राइट ऑट्रियम, ये वाला, ये वाला है लेफ्ट, ये वाला है राइट वेंट्रिकल, ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आयोटा, ये विना कावा सुपीरियर, ये वाली इंफीरियर। ठीक है, ये नोडल टिश्यू है, ये अभी आगे देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। वॉल प्रेजेंट होती है, जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल है इनके बीच में होती है ट्राइकस्पिड वॉल, और जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके बीच में होती है बाइकस्पिड वॉल, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये लंग से आएगी पल्मोनरी वेन, किसके अंदर खुलेगी, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, तो किस में खुलती है, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ब्लड है, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा वो देखिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाएगा। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें है जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड, वो जाएगा हमारी बॉडी में, किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में सेमिलुनर वाल्व्स होती हैं, तो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है वेंट्रिकल में तो वो सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाती है और ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। ठीक है, ऑक्सीजन
पढ़ते हैं कार्डियक मस्कुलेचर के बारे में। इसमें क्या होता है, नोडल टिश्यू होते हैं। वो क्या होते हैं, देखो ये होता है इसमें सबसे पहले एसियन साइनो ऑरिकुलर नोड। ये क्या होता है, ये जो अपर साइड है इसकी राइट अट्रियम के यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। फिर इसके बाद नीचे की साइड होता है एवी नोड, और ये इसके यहाँ प्रेजेंट होता है एवी बंडल। यहाँ से दो ब्रांचेस निकलती है, ये यहाँ आगे जाके और भी फाइन फाइबर्स बन जाते हैं, पतले फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर। ठीक है, ये किस में हेल्प करती है, ये कंडक्शन में हेल्प करती है। हार्ट बीट जो होती है वो जनरेट कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो नोडल मस्कुलेचर है उसमें एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई नहीं देना पड़ता हमें, ये ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक है, इसलिए इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं ऐसे नोड को। ठीक है, इसमें जो है ये 1 मिनट में 70 से 75 टाइम तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो एवरेज बोलते हैं 72, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हार्ट बीट है ह्यूमन की कितनी है, 72 पर मिनट। इसको पेस मेकर बोला जाता है क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल फिर कहाँ जाएगा, एवी नोड में, फिर एवी बंडल में, फिर इसके थ्रू इन ब्रांचेस में, और फिर लास्ट में पुरकंजे फाइबर्स में, वेंट्रिकल्स में। अब ये है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, इसमें दो टर्म आएगी। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा, डायस्टोल रिलैक्सेशन को शो करेगा। जो चैम्बर्स हैं आर्टरिया वेंट्रिकल, ये कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कब रिलैक्स होंगे, ये सब इसमें देखेंगे। ठीक है, जो कार्डियक साइकिल है इसमें क्या होता है, रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं स्टार्टिंग में। इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। सारे के सारे जो 4 चैम्बर्स हैं, दो आर्टरियां और दो वेंट्रिकल, वो रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, उसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। उसके के बाद क्या होगा, अभी हमने देखा एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, बोथ आर्टरिया को स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि अब कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। इसको हम बोलेंगे आर्टेरियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वेंट्रिकुलर पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उसको वेंट्रिकल की साइड में भेजेंगे, किसकी हेल्प से, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल की हेल्प से। ये क्या करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या है, साथ ही साथ जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा, जो आर्टरिया है वो क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, आर्टरिया का क्या हुआ, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो क्या करेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज हो जाएंगी, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। ठीक है, फिर क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो ओपन हो जाएगी और ब्लड उसके अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा, ब्लड उसके अंदर चला गया तो वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाएगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, और वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स क्या है, वो दोबारा से ओपन हो जाएगी। ठीक है, आर्टरिया में जो ब्लड है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो ब्लड है वो फिर वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, फ्रीली वेंट्रिकल्स में, क्योंकि अब उसमें प्रेशर कम है। वेंट्रिकल्स एंड आर्टरिया आर नाउ इन रिलैक्स स्टेट। ब्लड है उनमें लेकिन इतना नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन शो करे, जितना होना चाहिए उतना है, तो हम कहेंगे कि ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, अब जॉइंट डायस्टोल में है। जो पहले वाली सिचुएशन थी जॉइंट डायस्टोल, अब फिर से डेवलप हो गई है, मतलब सारे के सारे चैम्बर रिलैक्स हैं। अब दोबारा से क्या होगा, एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोबारा से बताना चाहती हूँ। सबसे पहले चारों के चारों जो चैम्बर है हार्ट के वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एसए नोड होता है ना, वो क्या करता है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल फिर कहाँ आएगा, वेंट्रिकल की साइड में आएगा, किसकी हेल्प से, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर बंडल की हेल्प से। फिर वेंट्रिकुलर भी सिस्टोल शो करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। उससे क्या होगा, ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में जाएगा, सेमिनोनल वाल्व ओपन हो जाएंगे, तो उसमें ब्लड जाएगा, तो वेंट्रिकल क्या है, वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा।
वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा तो जो ब्लड थोड़ा है उसमें वो फिर से आ जाएगा वेंट्रिकल में। तो दोनों जो चैम्बर्स हैं, आर्टरिया और वेंट्रिकल, उसमें ब्लड है लेकिन इतना नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन शो करे, वो रिलैक्स फॉर्म में है। तो जो स्टार्टिंग में थी सिचुएशन वही आ गई, जॉइंट डायस्टोल। अब क्या होगा नेक्स्ट, वो प्रोसेस दोबारा से शुरू होगी, एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एससीएन में, फिर ऐसे ही ट्रांसमिट होगा, फिर ये सिस्टोल, आर्टरियल और आर्टरियल सिस्टोल, आर्टरियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये दोबारा से परफॉर्म होगी और लास्ट में क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल। अब फिर से रिपीट होता रहता है ये साइकिल, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है 0.8 सेकेंड। जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स है पर मिनट, मतलब कार्डियक साइकिल जो परफॉर्म होती है वो 1 मिनट में काफी कार्डियक साइकिल मतलब 72 परफॉर्म होती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 0.8। जो वेंट्रिकल्स हैं वो 1 मिनट में 70 ml ब्लड, वेंट्रिकल पंप 70 ml ऑफ ब्लड, विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दें, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, कार्डियक आउटपुट। जैसे कि ये है 70 और ये है 72, ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये है हमारी हार्ट बीट। तो अप्रोक्स हमें 5 लीटर, अप्रोक्स 5 लीटर जो है वो ब्लड पंप करेगा वेंट्रिकल, इसको हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, जो हार्ट बीट है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब दो साउंड है लब और डब, ये कब प्रोड्यूस होती है, जो क्लोजर है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो प्रोड्यूस होगी लब, और जो सेमिलुनर वाल्व्स हैं वो अगर क्लोज होंगी तो होगी डब। कौन कौन से साउंड है, लब और डब। अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो होगी लब, और सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज होंगे तो होगी डब। ठीक है, अब है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें जो अभी हमने देखा सिस्टोल और डायस्टोल, वो सब उसका इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है उसका रिप्रेजेंटेशन है, कैसे क्या होता है। तो इसमें होता है पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव। जो पी वेव है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, आर्टिया का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया। ठीक है, क्यूआरएस शो करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, टी वेव क्या शो करेगा, वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, कि वो रिलैक्स स्टेट में है वेंट्रिकल का डायस्टोल। अगर इसमें जो शेप है इसमें अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आती है तो हम देख सकते हैं कि हार्ट में अबनॉर्मेलिटी है, उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि मैमल्स के अंदर है डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हमने हार्ट पढ़ा, कार्डियक साइकिल पढ़ी, कैसे सिस्टोल होता है, कैसे डायस्टोल होता है। अब आइए डबल सर्कुलेशन में देखते हैं। जो डबल सर्कुलेशन है उसमें ब्लड वेजल्स हेल्प करती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैसा कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें जो पल्मोनरी वेन्स है वो एक्सेप्शन है, वो कैसा कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसा करती है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब वेन्स और जो है आर्टरी है इसमें अगर हम सेक्शन कट करके देखें तो 3 लेयर्स होती है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। जो वेन्स है उसमें जो टूनिका मीडिया है वो थिन होती है, टूनिका मीडिया जो है वेन्स के अंदर थिन होती है। ठीक है, अब जो लार्ज वेन्स हैं उसको हम बोलते हैं विना कावा, उससे जो पतली है उसको वेन, उससे भी जो नैरोवर है उसको वेनुल्स। ठीक है, और ये फाइन जो है इनसे भी जो पतली है उनको कैपिलरीज बोल देते हैं। ऐसे ही आर्टरीज के केस में लार्ज आर्टरी, स्मॉल, और फिर आर्ट्रियोल और फिर कैपिलरीज। ठीक है, में कैसे क्या होता है अभी हमने जो पढ़ा उसी को दिखाया हुआ है। देखो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, और लंग से ब्लड कहाँ जाएगा ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में। तो ये जो सर्कुलेशन है पल्मोनरी यानी लंग वाला जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये यहाँ से कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यूज में, किसकी हेल्प से, आर्टरीज की हेल्प से। यहाँ से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से।
तो इस वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, इस वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी, इस वाले को सिस्टमिक। तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन। चलिए एक बार फिर से बताती हूँ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से आया है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल किससे कहाँ जाएगा, लंग्स में, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। यहाँ ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन की हेल्प से। ठीक है, तो फिर यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये हमें बॉडी में पहुंचाना है, किसकी हेल्प से जाएगा, अयोटा की हेल्प से। ठीक है, आर्टरीज हेल्प करेंगी। यहाँ बॉडी पार्ट्स को दे दिया कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से इम्प्योर ब्लड यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से यहाँ जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये यही सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पे। अब है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ये जो अंदर ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, आगे ये कंडक्ट करता है, इन सब का हमें पता नहीं चलता, ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, ये खुद ही अपने आप ही हो रहा है, ऑटो रेगुलेटेड है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। इस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं मायोजेनिक, कि हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। एक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो एएनएस जो है उसके फंक्शन को, मतलब उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जो एएनएस है उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं हम हाई बीपी के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो है 120 और डायस्टोलिक है 80 है। तो ये इनमें मतलब बदलाव आ जाता है, ये चेंज हो जाते हैं, जैसे ये 140 तक चला गया, फिर और भी ज़्यादा आगे जा सकता है, और ये भी 90 हो गया, 100 हो गया, इससे भी आगे जा सकता है, मतलब दोनों में ही चेंज आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हाई बीपी। इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स है, ब्रेन है, किडनी है, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, काफ़ी डिजीज डेवलप होती है इससे। फिर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है उसको अफेक्ट करता है मसल्स में, जो हार्ट मसल्स हैं उनमें। ठीक है, ये क्या होता है, जो फैट है, कैल्शियम है, उसके डिपोजिशन से डेवलप होता है। ठीक है, जो आर्टरीज है उसका ल्यूमन, जैसे ये आर्टरीज है, इसका जो ल्यूमन है ये नैरो हो जाता है, यहाँ पे फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उनका डिपोजिशन हो जाता है। आई बात समझ में। फिर है एंजाइना, जो चेस्ट पेन होता है ना कई बार बहुत ज्यादा, उसको हम बोलते हैं एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती हार्ट मसल्स में। ठीक है, ये जो मिडिल एज है या फिर एडरली एज है उनमें होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें। ठीक है, फिर है हार्ट फेलियर। ये हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ये दोनों डिफरेंस डिफरेंट चीज है, एक ही चीज नहीं है। हार्ट फेल में क्या होता है कि हार्ट पंपिंग नहीं करता सही से, कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ब्लड सप्लाई नहीं करता, उसमें चेंजेज हो जाते हैं, तो अटैक आ जाता है बॉडी में। ठीक है, और अरेस्ट में क्या होता है, जो हार्ट है वो बीट करना स्टॉप करता है, कर देता है, हार्ट बीटिंग ही नहीं होती। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में। ठीक है, और हार्ट अटैक में क्या है, जो हार्ट मसल है वो डैमेज हो जाती है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो तीन टर्म है हार्ट फेल। इसमें क्या करता है, हार्ट फेल कब होता है, इसमें पंपिंग सही से नहीं होती, कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, इससे हार्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। फिर है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीटिंग ही नहीं होती। फिर है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में क्या होता है, जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो